चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 चैलेंजेस टू एंड द रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये चीज। वन पार्टी डोमिनेंस कांग्रेस। शुरू करते हैं इसी को। ओवरव्यू देखते हैं एक बार। ओवरव्यू में क्या देखेंगे? ओरिजिनल इलेक्शन सिंबल लगते हैं। तो कांग्रेस का जो पहले इलेक्शन सिंबल था वो था बुलॉक्स। ये ठीक है। कुछ ऐसा नहीं होगा, ये तो कार्टूनिस्ट ने बना रखा है। तो कार्टूनिस्ट क्या होते हैं, उनका एक अपना कहने का तरीका होता है चीज़ों का। तो देखो कुछ बात ऐसी है कि जैसे हर एक पार्टी का अपना एक चिन्ह होता है, एक साइन होता है। आम आदमी झाड़ू, कांग्रेस सभी हैंड है, बीजेपी का की अपना फूल है, नेशनल लोक दल का इनक है। हर एक पार्टी का कोई साइन है। तो इस पार्टी का साइन को देखो तो भैया ये कार्टूनिस्ट कहते हैं पहले उनका साइन 1 साल बाद कुछ ऐसा था, ऐसे काम कर रहे हैं। उसके बाद 9 साल के बाद ऐसी होगी कांग्रेस। उसके बाद 17 साल के बाद 1947 के प्लस 17 मतलब कितना हो गया, करीब ये हो गया 1964 के आसपास सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कांग्रेस की। और 1967 तो ये बैल कुछ ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ये कांग्रेस का सिनेरियो बता रहा है पार्टी का। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे जो चैलेंजेस थे 1960 में शुरू हो जाते हैं कांग्रेस के सामने, मेनली आफ्टर द चाइना वॉर। तो कंपटीशन ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा और अभी इसकी डोमिनेंसी अपने आप को इनकी मतलब रिटेन करना, जो ये जो डोमिनेंसी थी वो उसको बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के लिए। और चैलेंजेस किसके? तो कांग्रेस के सामने ऑपोजिशन पार्टीज से। तो वो जो ऑपोजिशन पार्टी थी अब ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी और लेस डिवाइडेड हो जाएंगी जो पहले थी। ठीक है, मतलब 1947 टू लेके 1960 के दौरान जो अपोजिशंस थी तो उनमें ज़्यादा यूनिटी ना रही होगी। ठीक है, तो अब वो वैसे नहीं होंगे। और कांग्रेस ऑल्सो फेस्ड, अभी जो हमने पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि उसमें विद इन कांग्रेस देयर वाज डिवीजन। मतलब वो कांग्रेस क्या थी, बहुत पुरानी पार्टी 1884 से आ रही थी। इंडिपेंडेंस तक बहुत सारे लोगों को का विश्वास ले चुकी थी, उसके बाद भी डोमिनेंसी में रहती थी। मतलब कि बहुत सारी आइडियोलॉजी को पिरोई हुई थी, कहने का मतलब ये है। तो अब वो जो आइडियोलॉजीज थी, जो फैक्शंस थी विद इन कांग्रेस, वो अब अलग हो जाएंगे। मतलब पहले तो ठीक है चल रहा है तो कोई बात नहीं, चलने दो, देखा जाएगा। तो अब वो क्या है कि अभी जो वॉर हो गया अब थोड़ा अलग बोलेंगे, लोगों के विचार अलग हो जाएंगे। तो विद इन कांग्रेस भी विद इन कांग्रेस भी थोड़ा चैलेंजेस आ जाएंगे। या तो देखो ये है पहली चीज हम इसमें देखेंगे, नेहरू जो पीएम थे उनकी डेथ के बाद कौन आएगा। क्योंकि नेहरू एक पीएम अंपायर जो किंग की तरह थे उस वक्त, पीएम उस किंग ही होता है कंट्री का, उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा हम देखेंगे कि डिस्क्राइब हाउ द पोजीशन यूनिटी, जो पोजीशंस थी बहुत सारी तो उनकी यूनिटी के बारे में देखेंगे कैसे हुई। और कांग्रेस के अंदर स्प्लिट्स होने से जो चैलेंजेस पैदा हुए है ना, वो देखेंगे। जो जो कांग्रेस की डोमिनेंसी मतलब खत्म कर रहे थे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी ने कैसे ओवरकम करे जो चैलेंजेस इस टाइम पे दिखाए गए थे, मतलब इम्पोज करे गए थे इस ड्यूरेशन के टाइम पे। तो ये कुछ बहुत ही वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला टाइम पीरियड था। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं। चलो, तो नेहरू जी में 1964 में पास अवे हो जाते हैं। तो इससे पहले वो काफ़ी टाइम तक अनवेल रहे थे, 1 साल तक। तो उनके जाने के बाद एक जाहिर सा क्वेश्चन आता है कि उनके बाद, क्योंकि पार्टी का जो इलेक्शन होना था वो 1967 में होना था। ठीक है, तो ये जो लोकसभा का इलेक्शन हो चुका है, उस इलेक्शन होने के बाद 1964 में 1963 में इलेक्शन शुरू होता है, या 2 या 3, 1962 या 1963 के आसपास। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन होने के बाद 5 साल हो जाते हैं। तो
ठीक है, तो अभी किसको पीएम बनाया जाए, एक क्वेश्चन तो ये होता है। और दूसरा जो जाहिर सा क्वेश्चन है कि भाई इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री था, बहुत डाइवर्स, रीजनल डाइवर्स, लैंग्वेज डाइवर्स, क्रीड डाइवर्स, जितने डाइवर्सिटी की बात करो कम पड़ेगी। तो लोगों को पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा था कि अब इंडिया इंडिपेंडेंट मतलब एक सिंगल कंट्री रहेगा कि नहीं। ठीक है, कि जो डेमोक्रेटिक सक्सेशन मतलब अब हम एक डेमोक्रेसी बन गए थे, इलेक्शन वाला सिस्टम था। ठीक है, तो अब डेमोक्रेटिक सक्सेशन हो पाएगा कि नहीं, मतलब ये जो प्रैक्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है ये इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं अब, क्योंकि नेहरू तो नहीं रहे, अब सक्सेशन होना है। अब जो रूल लिखे गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब में, यहाँ पे किताब लिखता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल लिखे हुए हैं वो अब लागू होंगे कि नहीं ना, अभी सक्सेशन की बात करी जाएगी यहाँ पे। और तीसरा क्या दिमाग में आ रहा था लोगों को डर, अभी इस लोग सोच रहे हैं उस वक्त जब ये डेथ होने के बाद कि लोगों को डर भी लग रहा था कि अब आर्मी टेक ओवर ना कर ले, क्योंकि आर्मी के पास सारी चीजें, वेपन वगैरह है, पावर है, लोग हैं, सब कुछ, तभी आर्मी टेक ओवर ना कर ले। और जैसे और कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे एक बार पावर कुछ ऐसी चीज होती है अंधा बना देती है, तो वो ट्रांसफर होता ही नहीं था। ठीक है, वो लीडर डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाती थी। लेकिन हमारा कंट्री अभी भी डेमोक्रेटिक है, तो इसका मतलब हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था वैसा ही फॉलो हुआ है। तो लेट्स सी आगे क्या कहते हैं। और ये जो 1960 का पीरियड था ना, ये बहुत ही डेंजरस था। एक तो चाइना से वार हुआ था, इसके अलावा हम भी देखते हैं कि पावर्टी एंड इनक्वालिटी वाले चैलेंजेस थे, कम्युनल रिवोल्ट वगैरह चल रहे थे, जैसे पंजाब का केस चल रहा था। हम हरियाणा बना ना 1 नवंबर 1966 में, तो उस वक्त इंदिरा गांधी थी हमारे पीएम। तो देखो ये टाइम पीरियड बहुत ही टफ था। देखो ये कुछ हम आगे आ गए नेहरू से, लेकिन इससे पहले जैसे चाइना ने अटैक किया था, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है ना इंडिया का, या नॉर्थ ईस्ट का रीजन देखो, मैप में देखो, तो वहाँ पे नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर नए स्टेट बन गए थे आसाम से निकाल के। ठीक है, तो देखो क्या प्रॉब्लम, इनक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स वगैरह, ये सारे चैलेंजेस उस वक्त आ रहे थे। डिसइंटीग्रेशन की थ्रेट थी कंट्री की, मतलब अलग कंट्री के टुकड़े ना हो जाएं। तो ये सारी बातें चल रही हैं पहले वाले इस पैराग्राफ से, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, बातें चल रही है। लेकिन होता क्या है, नेहरू टू शास्त्री आ जाते हैं। पहले नेहरू थे पीएम, अभी शास्त्री। ठीक है, शास्त्री जी का पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, यूपी के कैबिनेट में जनरल सेक्रेटरी भी रहे और रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं। एक बड़े एक्सीडेंट होने के बाद तो वो अब रिजाइन दे देते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान के नाम का। बहुत ही पावरफुल बंदे थे ये भी, उन्होंने काउंटिंग होती है इनकी। चलो देख करते हैं बात इनकी। तो जैसे हमने कहा कि 1963 में ही लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो अब लोकसभा तो चल रही है लेकिन पीएम की अचानक डेथ हो जाती है। तो उस सिचुएशन में हमने किताब में पढ़ा है 11वीं क्लास में कि प्रेसिडेंट इनवाइट करता है किसी एक पर्सन को कि भाई आप अपने मैं आपको पीएम अपॉइंट कर दूंगा, पहले तो आपको कुछ टाइम पीरियड देता है कि विद इन अ मंथ या विद इन 2 मंथ शायद, तो आप अपनी मेजोरिटी ढूंढो लोकसभा में। तो वो कोशिश करते हैं मेजोरिटी ढूंढने की। ठीक है, अगर उनको मेजोरिटी मिल जाती है लोकसभा में तो वो पीएम बन जाते हैं, नहीं तो नहीं। तो लेकिन एक दूसरा केस क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगे, उस वक्त के कामराज थे, के कामराज, तो उनको लगा कि पार्टी में ऑलरेडी बहुमत है लाल बहादुर शास्त्री के साथ, मतलब यूनानिमसली, मतलब वो उनको पीएम बनाना चाहते हैं। तो उनको लगा था ये, तो उन्होंने इनको नियुक्त कर देते हैं पीएम लाल बहादुर शास्त्री को, और वो नेक्स्ट पीएम बन जाते हैं इंडिया के। ठीक है, ये तो बात हो गई नेहरू टू शास्त्री, वो पीएम बन गए। अब ये क्या करेंगे, तो ये देखो दूसरी बात, ये नॉन कंट्रोवर्शियल, मतलब ये इनके सब ये चाहते थे कि यही पीएम बने अब, मतलब कोई अपोजिशन नहीं थी, सीधी बात है। तो अब ये इनके बारे में बता चुके, यूपी से बिलोंग करते थे, ये कैबिनेट भी मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, तो और जो लास्ट ईयर में थे नेहरू जी, तो इनके ऊपर, शास्त्री जी के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट हो चुके थे। तो शास्त्री जी को काफ़ी एक्सपीरियंस आ गया था कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। तो उनके बारे में वो ये लिखा हो कि वो बहुत ही सिंपल इंसान थे, और उन कमिटेड प्रिंसिपल्स थे उनके, मतलब अच्छे इंसान थे वो, मॉरल वैल्यू वगैरह, एथिक्स वगैरह। ठीक है, तो ये बात है उनकी। तो शास्त्री जी का टाइम पीरियड रहता 1964 टू 1966। एंड तो दो मेन चैलेंज कंट्री उस वक्त फेस करता है।
तो एक चैलेंज था इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। देखो जो इन इकोनॉमिक क्या था कि चाइना ने वॉर कर दिया था, बहुत वॉर में बहुत ज़्यादा सोल्जर्स तो मरते ही हैं और भी बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, ठीक है। तो एक तो वो चैलेंजेस चल रहा था, दूसरा फेल्ड मॉनसून मॉनसून का टाइम पीरियड था ये वाला, मतलब कम बारिश हुई थी, सूखा था, फूड क्राइसिस तो हम बहुत टाइम से झेल रहे थे, ठीक है। तो ये तो शुरू से ही इंडिपेंडेंस, ग्रीन रेवोल्यूशन आता है इसके बाद, इसके साथ इसी टाइम पे, लेकिन इस वक्त थोड़ा सूखे का दौर था, ठीक है। तो ये है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो इन्होंने नारा दिया इस टाइम पे, एक पाकिस्तान, दूसरा चैलेंज ये आया था कि पाकिस्तान अटैक कर देता 1965 में, तो उस वक्त नारा देते हैं शास्त्री जी, जय जवान जय किसान। तो ये नारा इनका द्वारा दिया गया है जो आज भी लोग इसको सुनते हैं। देखो, तो जब वॉर होता है, हम पिछले लेसन में देख चुके हैं, तो इंडिया की डिसाइसिव विक्ट्री होती है, लाहौर तक पहुंच जाती है इंडिया की आर्मी। तो बात कुछ ऐसी है कि ये टाइम पीरियड में यूएन समझौता करवाने के लिए फोर्स करता है, और समझौता ब्रोकर मतलब यूएसएसआर का जो जो एजेंट जो बनता है उसमें यूएसएसआर बनता है। तो उस वक्त यूएसएसआर के अंदर ये कंट्रीज थे, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, बहुत सारे, यूक्रेन वगैरह, है तजाकिस्तान, सारे का 16 कंट्रीज के अंदर आते थे। तो उस वक्त उज्बेकिस्तान रसिया के अंदर था, तो वहाँ पे एक ताशकंद सिटी है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होनी थी। तो पाकिस्तान का जो, पाकिस्तान की तरफ से ये जाता है, ये पर्सन मोहम्मद अयूब खान, ये पाकिस्तानी आर्मी का जर्नल था, समझौते के लिए, वॉर खत्म हो चुका था, अब ये समझौता करने गए थे इंडिया से लाल बहादुर शास्त्री। तो वहाँ पे इनकी लाल बहादुर शास्त्री जी की अचानक डेथ हो जाती है, ये बात किसी ने नहीं पता कि वो कैसे मरे थे, ठीक है। तो हालांकि कहा जाता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया था, पर रियलिटी नहीं पता है। तो पता तो है लेकिन वी कैन नॉट सी इट हेयर। तो देखो, तो ये वॉर, अब इसमें क्या होता है कि अब जो जहाँ से वॉर से पहले थे इंडिया, उसी लाइन पे पहुंच जाता है, मतलब वॉर से पहले जो सिनेरियो था, आर्मी बैक हो जाती है, ठीक है। तो यूएसएसआर इन्वॉल्व होता है इस मामले में, और पाकिस्तान से ये जाते हैं, और वहाँ से लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं पीएम समझौते के लिए। उज्बेकिस्तान ताशकंद में हो रहा होता है, तो अचानक उनकी डेथ हो जाती है शास्त्री जी की, समझौता कराना। तो अब देखते हैं कि अब शास्त्री जी अचानक की डेथ होने के बाद अब शास्त्री से इंदिरा गांधी तक कैसे ट्रांसफर होगा, मतलब 2 साल के अंदर ही 2 बार जो पावर का ट्रांजिशन हो रहा है, सेकंड हो रहा है, दूसरी बार तीसरी बार पीएम बनाया जा रहा है। तो इस वक्त तो बहुत ज्यादा कंपटीशन था मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में। मोरारजी देसाई था बॉम्बे स्टेट का पीएम का सीएम उस वक्त। तो बॉम्बे उस वक्त महाराष्ट्र और गुजरात दोनों स्टेट का एक ही थे दोनों, और उनका सीएम था ये मोरारजी देसाई जी, और ये इंदिरा गांधी लड़की थी जवाहरलाल नेहरू जी की। तो इनके बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है। अब तो एम अब ये डिसीजन होगा बैलेट सिस्टम के द्वारा, जैसे हमारे पहले वो बैलेट सिस्टम वोटिंग होती है ना, एक पर्ची में नाम लिखा एमपीज ने कि किसको फेवर करता है, और एक बॉक्स में डाल दिया, उसके बाद सभी की काउंटिंग होगी तो इंदिरा गांधी विनर निकल के आएगी। हालांकि इनके बीच में कंपटीशन बहुत टफ था, लेकिन 2/3 मेजोरिटी से इंदिरा गांधी जीतेगी। तो देखो ये एक मैच्योरिटी है कि, हालांकि देखो ये मोरारजी देसाई बहुत ही सीनियर लीडर थे, इन्होंने शांति से ये जो पावर ट्रांजिशन था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये नहीं कहा कि नहीं मैं हार गया, नहीं मानूंगा हार, ये तो ऐसा वैसा है, हाँ ऐसा नहीं है होना चाहिए। तो ठीक है, इन्होंने ये क्या एक मेच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी की मेच्योरिटी दिखाता है कि देखो अगर वो जीत गया है तो ये है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्रिकेट खेलते हुए करते हैं दोबारा टॉस करो, नहीं अभी सीधा टेढ़ा हो गया था, नहीं नहीं, सिंपल मेच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी दिखाता है कि पीसफुल ट्रांजिशन हुआ। अभी ये नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए एग्जाम्पल सेट करेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जो प्रोसीजर है वो सबके लिए मायने हैं। तो ये कार्टून वही दिखा रहा है कि ये एमपीज वगैरह, तो ये एमपीज ने इनको क्यों चुना, हालांकि अगर एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए सारी चीज़ों में तो ये मोरारजी देसाई जी आने चाहिए थे, लेकिन इंदिरा गांधी को जो एमपीज ने क्यों चुना, अपना उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था। उनको लगा कि देखो इंदिरा गांधी है वो छोटे टाइम के लिए
इनको पॉलिटिकल बहुत कम एक्सपीरियंस है, तो वो उनको ना ही तो ज़्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, ना ही उनको ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। तो वो जो एमपीज हैं वो उनको कंपेल कर सकते हैं अपने डिसीजन, अपने काम, अपनी चीज़ों के लिए, है ना। तो वो इंदिरा गांधी इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, है ना, और उनके से गाइडेंस वगैरह मांगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सबकी बहुत ही खतरनाक लेडी थी, बहुत लाइक सुपर वुमेन काइंड ऑफ वुमेन, रियली ग्रेट, सल्यूट टू हर। तो स्टार्टिंग में क्या चैलेंजेस फेस करती है, लाइक इसको बहुत कम एक्सपीरियंस है, करीब 1 साल से भी कम, तो ये कैबिनेट में मिनिस्टर रही थी इसके शास्त्री जी के, और उससे पहले कांग्रेस का प्रेसिडेंट रह चुकी थी 1957-8 में। तो इनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो कम था ही, लेकिन विद इन ए ईयर एक प्रॉब्लम इनके सामने और आती है कि 1967 के आसपास सिलेक्शन होना होता है लोकसभा का, ठीक है। तो इन्होंने, और साथ में कांग्रेस के अंदर बहुत सारा स्प्लिट चल रहा था, तो हम देखेंगे कि वो जो प्रॉब्लम चल रही थी कांग्रेस के अंदर वो, और जो कंट्री पॉवर्टी फेस कर रहा था, चैलेंजेस फेस कर रहा था वो, और जो इनका इनएक्सपीरियंस था सोनिया गांधी का, इंदिरा गांधी का, तो उन सब से कैसे ये लेडी ओवरकम करेगी, ठीक है। और 1967 में कांग्रेस फिर से पावर में आएगी, सब कुछ नेक्स्ट राइडिंग में देखने वाले हैं। तो ये उनके बारे में लिखा है, ये कौन थी, ठीक है, कितना इनका टाइम स्पेंड रहा है, तो ये आप देख सकते हो बुक के अंदर, ठीक है। ये बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 4th जनरल इलेक्शन 1967 में होने वाले थे, ठीक है। तो ठीक ही बताया मैंने सारा अभी तक।